नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज हमारी तीन खबर अलग अलग विधानसभा पर काफी महत्वपूर्ण है। ये सटीक विश्लेषण भी है और वहां के करीब 10 से 12 ऐसे चाय दुकानों पर जहां लोग रहते हैं, हर विधानसभा में समझिए हमारी रणनीति भी समझ लीजिए कि राजनीति से ज्यादा हमारी रणनीति जनता के हित की होती है। हमने 4 माह पहले से ही दरभंगा के 10 विधानसभा का 4 बार दौरा किया है और जब भी हम जिस चौक चौराहे पर जाते हैं वहां के कुछ लोगों के टेलीफोन नंबर समझ लेते हैं और हम उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं 2 से 3 दिन पर। उन्हें बताते हैं अगर कुछ ऐसी गतिविधि होती है तो आप हमें बताएं और लोग हमें सटीक बात बताते हैं। वो किसी भी पक्ष के नहीं होते हैं, वो बताते हैं कि आखिर अब धीरे धीरे ट्रेंड्स क्या बदल रहा है, क्या माहौल बदल रहा है, किसके पक्ष में कितने लोग जा रहे हैं, कौन सी जाति का समीकरण किस तरफ झुकाव हो गया, किस नेता के कार्यक्रम के बाद किस तरह का झुकाव होता है। ये हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये भी जानना आवश्यक है कि अब 4 दिन बचे हैं चुनाव के, 4 से 5 दिन। 4 दिन के बाद अब चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन शोर थमने के बाद जनता की गतिविधि, जनता की रणनीति, क्या नेताओं की बातें समझ में आई। नेता जिस रणनीति तैयार करते हैं, जनता भी उसी हिसाब से रणनीति तैयार करते हैं। हम आपको कई विश्लेषण दिखाएंगे और ये हमारा विश्लेषण एकदम सटीक है। लोग पहले कुछ कहते हैं कि ये विश्लेषण किसी न किसी आधारित है, लेकिन उन लोगों की मूर्खता पर हमें थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एसी के रूम में बैठ करके कुछ लोग कुछ सोशल मीडिया के जरिए ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जो हवा, हम याद कीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछली विधानसभा में हमने कहा था कि 10 में से 8 विधानसभा एनडीए जीत रही है, 2 विधानसभा हार रही है। देखिए, 9 जीती, 1 का विश्लेषण रहा। इसी तरह हम भी आपको विश्लेषण बताएंगे, लेकिन कब? जब चुनाव आयोग के नियम के तहत जो ये कहा जाएगा कि आप सर्वे दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं जो कौन सा किस तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको जो बता रहे हैं वो समझ लीजिए। हमने 10 विधानसभा के विभिन्न चौक चौराहों, विभिन्न गांव मोहल्ले में जब जाते हैं तो लोगों का नंबर रखते हैं और उनसे संपर्क करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज क्या माहौल है। फिर हम दूसरे दिन, 2 दिन के बाद पूछते हैं अब क्या ट्रेंड हो रहा है। देखिए, उनके ट्रेंड्स और माहौल में 10 से 5% का बदलाव धीरे धीरे नजर आता है। लोग कल तक जिस विधायक का विरोध करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते कहने लगते हैं, एनडीए के जो प्रत्याशी होते हैं उनके विषय में कहते हैं जिसके गले में मोदी जी पट्टा डाल देंगे हम उसको ही वोट डालें। ये जनरल बात है, सही है या नहीं या आप समझ लीजिए। लेकिन हमें जो लोग फीडबैक देते हैं वो हम कहते हैं, या हम जब जाते हैं कहते हैं, चाहे ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव जिसके गले में पट्टा डालेंगे हम उसी को कैंडिडेट मानेंगे, उसी को वोट डालेंगे। अब यहां गौर कीजिए, जिस तरह ये बातें कही जा रही है तो स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। कल तक जो लोग कहते हैं कि सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं मिला, नाला नहीं है, सड़क पर जल जमाव हो रहा है, घर से निकल नहीं पाते हैं, हमें कोई सुविधा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, वो चुनाव से 4 दिन पहले सिमटते चले जाते हैं। कहते जाने दो, मोदी जी जिसको कहेंगे, तेजस्वी जी जिसको कहेंगे, जिसके गले में डाल देंगे हम उसको वोट देंगे। ये परंपरागत वोट बैंक होता है। कुछ दिनों के लिए ये आक्रोश होता है, अब फिर चुनाव खत्म होगा, फिर चुनाव के साल भर बाद कहने लगेंगे ये विधायक तो काम ही नहीं किया, ये विधायक तो मिलने ही नहीं आता, ये विधायक केवल भोज खाने के लिए आता है क्षेत्र में। अब समझ लीजिए इस बात को, जनता जिसे चुनती है उस पर ही आरोप क्यों लगाती है। अगर आरोप लगाती है तो फिर उसे वोट क्यों डालती है। हमारा विश्लेषण सटीक होता है, इसलिए होता है कि हम जनता के बीच जाकर के हम उसका समीक्षा करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। हम चाय पीते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता कराते हैं। हम समझ लीजिए इस चुनाव के दरमियान डेली 10-15 कप चाय पी लेते हैं। पीते हैं इसलिए नहीं कि हमें चाय की आदत है, हम इसलिए पीते हैं कि जहां जहां जाते हैं लोगों को चाय पिलाते हैं और उनसे अंदर की बात निकालने का प्रयास करते हैं। और हम जानते हैं कि कैसे अंदर की बातें निकाला जाता है। ये हमारा 20 साल का अनुभव है। अगर किसी राजनीतिक नेताओं को ये उम्र है कि हम 15-20 साल से राजनीति करते हैं तो हमें भी इस बात का अनुभव है, क्योंकि आप ही नेताओं ने हमें सिखाया है राजनीति कैसे करनी, किसके कंधे पर कैसे बंदूक रख कर चलाना है, उससे किस पर निशाना साधना है, उससे किसको फायदा पहुंचेगा। ये बात हम भी जानते हैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। जनता से एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं, वही लोग जो वोट डालते हैं उसी से वही लोग पूछते हैं कि अगर आप
किसी का विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये विधायक काम नहीं किया क्षेत्र में, हमसे मिलने नहीं आया, हमारी समस्या के लिए नहीं था, तो फिर दूसरी बार ये क्यों कहते हैं कि जिसके गले में पट्टा डाल देंगे हम उसी को वोट डालेंगे? तब तो दोषी आप हैं, वो विधायक नहीं है। विधायक तो जानता है कि हमारे नाम पर नहीं मिलेगा, मोदी के नाम पर मिलेगा, हमारे नाम पर नहीं मिलेगा, तेजस्वी के नाम पर मिलेगा। वो जाएंगे, फील्ड में जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, विकास करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वोट तो मिलेगा मोदी के नाम पर या नीतीश के नाम पर या फिर तेजस्वी या लालू के नाम पर मिलेगा। जब ये बातें होती है तो आपको ये कहने का हक नहीं है कि हमने जनता को परेशान किया या जनता के बीच विधायक नहीं आए। आपको खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर 5 साल। याद रखिए, हम जो सटीक बातें कहते हैं हम उन जनता से, जो जनता हमें से सवाल करती है कि आप अभी क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, जिस समय हम परेशान थे, हम उनसे पूछते हैं आपने पहले क्यों वोट दिया और फिर अभी उसी को वोट देने का मन क्यों बता रहे हैं। ये एक बड़ा अहम महत्वपूर्ण सवाल है। जनता कहती है कि हम उसे वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा, और 1 साल के बाद वही जनता कहती है कि ये विधायक काम नहीं करता है, ये आता है भोज खा के चला जाता है, हमारी समस्या को नहीं सुनता है। फिर 4 साल के बाद फिर वही नेता हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, आपके साथ रहेंगे, फिर वही जनता वोट डाल देती है और बाद में कहती है कि गलती होगी। तो इस बार 2025 में गलती मत कीजिए, क्योंकि आपके पास विकल्प है, वोट अवश्य डालिए। हम कहते हैं ये आपका लोकतंत्र में अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार है कि आप वोट डालें, लेकिन अगर पसंद नहीं है या आपके वादों पर खरा नहीं उतरे नेता, नोटा आपके पास ऑप्शन है। देखिए, विगत अगर 3 वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा तो नोटा में वोट संख्या बढ़ी है। नोटा में वोट क्यों गिरता है ये समझ लीजिए। नोटा में वोट वो गिरता है जो कि प्रेजेंट विधायक के खिलाफ होता है, जो सेकंड थर्ड में होता है उसका नहीं होता है, जो प्रेजेंट विधायक के खिलाफ होता है, और वो उसी का वोटर होता है, वो उसको छोड़कर दूसरे को नहीं देता। जैसे हम अगर आरजेडी के समर्थक हैं और आरजेडी का विधायक है, तो हम अगर आरजेडी के समर्थक हैं, कट्टर आरजेडी हैं, तो हम अब विधायक के खिलाफ वोट डालेंगे तो नोटा में डालेंगे, लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। इसी तरह जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये बीजेपी विधायक पसंद नहीं, ये 5 साल काम नहीं किया, लेकिन हम आरजेडी को वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, नोटा वोट आता है। अगर नोटा में 3000 वोट चला गया, 4000 वोट चला गया, 5000 वोट चला गया, तो समझिए ये जो प्रेजेंट विधायक है उसके खिलाफ निगेटिव जाता है, उसके वोटों की संख्या में कमी आएगी। इससे आरजेडी को फायदा नहीं होता, फायदा हो सकता है थोड़ा सा कि अगर उसके वोट कम हो गए तो इनका वोट प्रतिशत आगे बढ़ेगा। हम आपको इसी बात पर चर्चा आज कर रहे हैं, और इसके बाद हमारा अभी से आप YouTube में सब्सक्राइब करके हर घंटे एक वीडियो देखिएगा, हर विधानसभा का अलग अलग विश्लेषण करेंगे। लेकिन समझ लीजिए जाले में क्या हो रहा है। जाले में जीवेश मिश्रा के खिलाफ 2 प्रत्याशी लगे हुए हैं, और दोनों महागठबंधन के दावेदार हैं। एक कहते हैं हम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक कहते हैं जनता के महागठबंधन के प्रत्याशी। उस्मानी कहते हैं कि मुस्लिमों को एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट कहा जी ऋषि मिश्रा ने। यहां तक उस्मानी ये कहते हैं कि ऋषि मिश्रा ने पिछले बार 2020 में जिन्ना का मुन्ना करके हमें चुनाव बनाया। तो बता दें दूसरी तरफ गौड़ाबौराम विधानसभा का हाल क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहां भी तेजस्वी यादव आकर के कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार, तो हमने पहले सिंबल दे दिया था अफजल अली को, वो हमारा उम्मीदवार है, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि संतोष सैनी है। वहां देखिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो वीआईपी पार्टी के संतोष सैनी, उनके खिलाफ उनके ही उम्मीदवार, और सबसे समझिए लालटेन के सिंबल पर खड़ा है, राजद के प्रत्याशी के नाम पर खड़ा है अफजल अली। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर तीर थे। निश्चित तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी वोट वहां पर जो सवर्णा सिंह के खिलाफ था, वो एंटी इनकम्बेंसी वोट वापस सुजीत सिंह पर आ गया। सुजीत सिंह एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी थे, वो जानते हैं कि जनता को किस तरह संतुष्ट करना है। वो जाकर के जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं इस बार मौका दीजिए तो हम गौड़ाबौराम विधानसभा का स्थिति बता दें। अब चलिए हायाघाट में देखिए क्या है। हायाघाट में तेजस्वी यादव के आगमन के बाद जैसे ही मंच पर उन्होंने एक तरफ भोला यादव को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ श्याम भारती को हायाघाट से कहा, श्याम भारती गरीबों का बेटा है और इसे अब वोट दिलाएगा तो समझे गरीब जीतेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा, आपकी हर समस्या का निदान करेगा। भोला यादव के लिए भी उन्होंने यह शब्द कहा, भोला जी लालू प्रसाद यादव और हमारे सबसे करीबी आदमी, और ये जीतेंगे तो आप लोगों के बीच का ही कोई आदमी हमारे नजदीक पहुंचेगा ताकि आपकी समस्या का निदान हो।
आपको केवटी में मुरारी मोहन झा के खिलाफ जो आक्रोश है वो निश्चित तौर पर शिफ्ट होता दिख रहा है फराज फातमी पर। वहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 महीना में जब हम आएंगे, रैयाम चीनी मिल के परिसर से उन्होंने कहा कि 20 महीने में इस चीनी मिल में धुआं उठेगा, इस चीनी मिल से काम प्रारंभ होगा, सैकड़ों लोगों की नौकरी मिलेगी। जबकि उसी चीनी मिल में एक बार भाजपा के नेता कह चुके हैं, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि यहाँ पर जो है सो चीनी मिल प्रारंभ होगा और यहाँ से धुआं जलेगा तभी हम चाय पिएंगे। तो ये तमाम बातों को देख करके देखिए अब वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वोट जो मुरारी मोहन झा का है, क्या वो वापस मुरारी मोहन झा पर लौटेगा या फिर वो शिफ्ट हो जाएगा फराज फातमी पर। वहीं हम बता दें कि बेनीपुर विधानसभा का भी हाल है। बेनीपुर विधानसभा में जिस तरह लोजपा प्रत्याशी की वजह से विनय चौधरी को वोट कम हुआ था, हालांकि जीते थे अच्छे मतों से, लेकिन वो वोट अब चिराग पासवान के कार्यक्रम के बाद अगर वापस विनय चौधरी पर आता है तो ये जो है एंटी इनकम्बेंसी वोट जो उनके खिलाफ लोग बोलते थे वो वापस लौट सकते हैं। अलीनगर में देख लीजिए, अलीनगर में पप्पू सिंह को खास लगाया गया। पप्पू सिंह की बड़ी जिम्मेवारी हो गई कि क्या करे ना करे। पप्पू सिंह क्या करेंगे? पप्पू सिंह को अमित शाह ने साफ कहा कि ये सीट जीतना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये बिहार के नेताओं की प्रतिष्ठा नहीं है, इसमें केंद्रीय नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी और इसकी जिम्मेवारी पप्पू सिंह पर सौंप दी गई। पप्पू सिंह के चेहरे पर कभी कभी उदासी भी नजर आती है, पप्पू सिंह के चेहरे पर कभी कभी निराशा भी झलकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें किसी तरह ये सीट जिता दे ताकि हमारी साख पार्टी में बची रहे। क्योंकि अगर अलीनगर सीट हारती है तो आरोप अगर किसी पर लगेगा तो पप्पू सिंह पर आरोप लगेगा, क्योंकि उनके खिलाफ भी काफी लोग हैं जो कि पप्पू सिंह को नहीं चाहते थे, जिन्होंने इसीलिए ये सीट आपको मैथिली ठाकुर को दिला। तो वहां पर पप्पू सिंह की पूरी जिम्मेवारी है। पप्पू सिंह व्यस्त जरूर है, फोन कम उठाते हैं लोगों का, लेकिन पप्पू सिंह अब ये समझ रहे हैं कि किसी भी तरह ये सीट जिताकर भाजपा को देनी है। इन तमाम बातों का विश्लेषण हम अलग अलग विधानसभा में करेंगे, तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। अगर हमारा विश्लेषण बातें सटीक लगती है तो निश्चित तौर पर कीजिए। देखिए हम किसी एक पार्टी का नहीं है, हम सभी पार्टी के प्रत्याशियों की बातों को दिखाएंगे। जहां जो जनता जिस तरफ रुझान करती है वो हम दिखाते हैं। भले आप हमें कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें कभी राजद का कर सकते हैं, कभी हमें बीजेपी का कर सकते हैं, कभी जदयू का कर सकते हैं, कभी लोजपा का कर सकते हैं, कभी कम्युनिस्ट का कर सकते हैं, लेकिन हम सच्चाई तो बोलेंगे ही, चाहे आप जिस पर, क्योंकि आप तो किसी एक के नहीं हैं। आप जब भी कमेंट करेंगे तो किसी एक पार्टी के लिए कमेंट करेंगे, लेकिन हम जो कमेंट करेंगे वो सभी पार्टियों के लिए करेंगे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। आप भी हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग हमें केबल नेटवर्क पर देख रहे हैं। धन्यवाद।